नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि अभी सीजीएल 2024 संपन्न हुआ है। उस सीजीएल में बहुत सारे अच्छे सवाल पूछे गए और उन सवालों को हम अच्छे तरीकों से कर सकते थे। आज आप जानेंगे कि उन सवालों के बेहतरीन तरीके क्या हैं। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लगाना चाहूँगा। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि मेरे तरीके यही क्लास में भी रहते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मैंने ऐसा कोई नया तरीका इस्तेमाल नहीं किया है जो मैं क्लास में नहीं करता हूँ। वरना कई बार लोगों को ये लगता है कि यार ये सवाल घर बैठ के हम ऐसा कर सकते थे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैंने यही सेम सवाल 5 बार सीजीएल में खुद करके 5 बार सीजीएल क्रैक भी किया है। तो आप अब मेरे तरीके देखिए और उन सवालों को देखिए जो आपको पेपर में मुश्किल लगे और वाकई में मुश्किल थे। जैसे कि पहला सवाल एक पूछा गया कि समरीन एक कीबोर्ड 25% लाभ पर 1260 रुपए में बेचती है, दूसरा कीबोर्ड 10% की हानि पर इतने में बेचती है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत। अब जब कुल लाभ या हानि प्रतिशत और वो भी तब जब अलग अलग एसपी दे रखी है, तब कैसे करेंगे? तो हम ऐसा करते हैं भाई, मुझे मालूम है कि 25% का मतलब होता है 1/4 और 10% का मतलब होता है 1/10। मैं ये कह सकता हूं कि आप पहले सामान को, मैंने यहाँ पे सीपी लिखा और यहाँ एसपी लिखा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि पहले सामान को मैं 4 रुपए का खरीद के लाया तो 5 में बेच रहा हूँ। दूसरे सामान को मैं 10 रुपए का खरीद के लाया तो 9 में बेच रहा हूँ। ठीक है, यानी 1 रुपए का लॉस ले रहा हूँ। सवाल में क्या है कि जो बेचने का अनुपात है वो क्या है। जैसे मैं इसको काटूं 9 से तो आप कहेंगे 14 बार कटेगा, 14 निम्मा, और ये 16 बार कटेगा। दोबारा काटूं तो ये 8 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा। मैंने एक चीज तो समझ ली कि इनके एसपी का अनुपात 7:8 है। तो अब ये 7:8 कैसे बनेगा? तो आपने कहा पहले इक्वल बना लो, इसको 9 से गुणा करो, इसको 5 से, 9 से करेंगे, इसको 5 से। अब आपको 7-8 करना है तो आप इसको 7 से कर लो, इसको 8 से। अब हमें पूरा सवाल नहीं करना होता कभी भी। आप देखो कि जब मैं 9 और 7 नीम 63 को 4 से गुणा करूंगा तो मैं सीपी की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे 63 गुणा 4 यानी 6 चौक 24, 240, 252 आ जाएगी सीपी। अच्छा, मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? अभी 1 रुपए का था, एक का ही तो था, और 63 से गुणा करूंगा तो 63 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। आपने कहा कि 8 पंजे 40, 40 का लॉस आ जाएगा, यानी ये बात तो तय हो गई कि 23 का ओवरऑल फायदा होगा। अगर मैं इसकी इससे गुणा करूंगा तो ये 400 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि टोटल जो फायदा हो रहा है 400 और 252 यानी 652 पे हो रहा है। कितने का? 23 का। 652 पे अगर 23 का फायदा हो रहा है, 100 पे कितने का होगा? तो मैंने 100 निकालने के लिए क्या किया, 100 और 23 गुणा 100 बटे 252, 652। आपने कहा कि जी 4 से भाग कर रहा हूं तो 25 आ रहा है, 4 से इसको कर रहा हूं तो 163 आ रहा है। मैं समझ गया 163 वाला उत्तर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और एक चीज और की फायदा होगा, लॉस नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक यही उत्तर था। अगर इस सवाल में हम दोनों की सीपी निकालते हैं तो वक्त ज्यादा लगेगा और उत्तर का आइडिया नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर यही 7-8 का अनुपात ना होके कुछ ऐसा सिंपल सा अनुपात होता, 5-18 का होता, तो केवल इसको 2 से गुणा करनी पड़ती। मेरे कहने का मतलब इस सवाल को करने का सही तरीका यही है कि अगर एसपी डबल होती, 2-3 का अनुपात होता तो हम 2-3 से गुणा कर देते, 5-4 का होता तो 5 से 5 कट जाता, सवाल सरल बन सकता था और पूरा सवाल करने की इसको जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने भी पूरा नहीं किया। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल, आप देख रहे हैं कि एक दुकानदार के पास 3 किलो वजन में 100 ग्राम का दोष है। उसने चारू को उसी दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके 46 रुपए में 3 किलो आलू बेच दिया। विक्रेता के लिए आलू का लागत मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम था। हमने क्या किया है कि प्रॉफिट लॉस के सवालों को एक साथ ले लिया। जैसे आप एक सवाल देखेंगे कि एक दुकानदार के पास 3 किलो वजन में 100 ग्राम दोष है, चारू को उसी दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके 46 रुपए में 3 किलो आलू बेच दिया और लेकर आया है ये 3 किलो आलू 12 रुपए के हिसाब से कितने के? 36 रुपए के लेके आया है। यानी अगर मैं सीधा इसका लाभ देखूं कि 46 रुपए इसकी जेब में आ गए तो आप कहेंगे 10 रुपए का लाभ है। फिर आप ये भी कहेंगे कि इसने जो 100 ग्राम की बेईमानी की वो 100 ग्राम इसके पास बच गया है। अगर 1000 ग्राम 12 रुपए का था तो इसके पास अभी 1.2 रुपए का और बच गया है, भले ही उसे इस्तेमाल करे, यानी ये 1.2 का लाभ इसका और होगा। तो उत्तर आ जाएगा 11.2। यही सवाल का सही उत्तर है। आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। अगला देखेंगे, एक विक्रेता ने 1 किलोग्राम में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज 95 में बेची।
जिससे ग्राहक को धोखा मिला। यदि विक्रेता ने कुकीज 76 रुपए में खरीदी थी तो उसका लाभ कितना होगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि इसको 19 कुकीज कितने की पड़ी थी। तो आप कहेंगे कि जी इसको 20 कुकीज 76 रुपए की पड़ी थी, तो 19 कुकीज कितने की आ जाएंगी। 19/20 कर दूं इसको, तो ये आ जाएगा जी 19/20 का मतलब हो गया 361/5 सत्ते 35 72.2, यानी इसको 72.2 की पड़ी थी 19 कुकीज। अगर 19 कुकीज 72.2 की पड़ी थी और इस आदमी को 95 रुपए मिले हैं, अभी 95 रुपए मिले हैं 19 कुकीज बेच के, तो इसका फायदा कितना है, 22.8 रुपीज का फायदा है। 22.8 रुपीज का फायदा है। ये इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़े। अगर किसी को डाउट है तो आप बताओ, अगर यहां तक कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है जी अमित और बिलाल किरमत से 1500 और 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं। अमित अपने सामान पर y% अधिक मूल्य अंकित करता है, जबकि बिलाल अपने सामान पर 2y% अधिक मूल्य अंकित करके y% की छूट दे देता है। दोनों को लाभ इक्वल होता है। कितना सिंपल सवाल है। अगर मैं देखूं तो पहले वाले व्यक्ति को अगर कोई आदमी अपने सामान पे 100 रुपए अधिक मार्क कर दे तो उसे 100 का फायदा होगा। ये y% अधिक मार्क करता है, तो मैं सीधे कह सकता हूं 1500 का y%, इसको 15y का फायदा होगा। ये दूसरा वाला जो बंदा है ये खुद कह रहा है कि जी इस पे ये 2y% अधिक मार्क करता है, यानी ये इसको कितना बना लेता है, तो आपने कहा 2000 प्लस 40y सीधे बना लेता है। आपने क्या कह दिया कि जी अब मैं इस पे y% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो जब मैं y% का डिस्काउंट दूंगा तो कीमत कितनी रह जाएगी, इस पे y% का डिस्काउंट दूंगा 20y, इस पे y% का डिस्काउंट दूंगा प्लस 0.4y², ये डिस्काउंट दे देता हूं। तो आप मुझे बताओ जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो इसका लाभ कितना रह जाएगा। तो आप कहेंगे कि जी मैंने इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया 2000 प्लस 20y और माइनस 0.4y²। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर दोनों का लाभ सेम है, इसका लाभ कौन सा है, ये तो मैंने क्या निकाल दी इसकी SP, कि आपने 2y% बढ़ाया, y घटा दिया, ये माइनस y% y घटा दिया, तो ये आ गया 2000 प्लस 20y माइनस 0.4y²। मैं कह रहा हूं इसका लाभ था 15y, तो 15y का मतलब क्या हुआ कि मैं सीधे कह सकता हूं इसका भी अगर 15y बनाना है तो 5y और 0.4y² इक्वल है। या तो ऐसे सोच लो या इसी को बराबर लिख दो 20y माइनस 0.4y²। तो ये कितना आ जाएगा जी 0.4y², 5y के बराबर आएगा। y की वैल्यू 50/4 12.5% आ जाएगी। एक तरीका इस सवाल को करने का ये था। एक तरीका इस सवाल को करने का ये भी था कि मैं सक्सेसिव लगा देता कि किसी चीज का मूल्य 2y बढ़ा है पहले और फिर y घट गया तो 2y माइनस y, वहां से भी यही y² बचता, बट वहां पे अपॉन 100 ये सब गंदगी मचती। मैं चाहता हूं कि मेरा दिमाग ना थके, तो मैंने सिंपल किया 2y बढ़ाया y कम कर दिया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं और सीधे लिख देंगे कि भैया 320% अगर लाभ है तो इसका मतलब SP कितनी है, 420 है। आपकी वाली पर्सनैलिटी 320% लाभ है या नहीं, खुद कह रहा है सवाल में। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है, यानी लागत अगर 110 होती है और SP सेम रहती है, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ है। लाभ भी सोचिए क्या पूछ रहा है, व्हाट % ऑफ सेलिंग प्राइस विल बी द प्रॉफिट। तो आप ये कह सकते हैं कि यार ये जो है लाभ है 310 का और वो भी 420 पे। तो आपसे कह रहे हैं जी 100 पे कितने का होगा, इतनी सी बात पूछ रहे हैं। तो अब हम कैसे ओरली कैसे करेंगे, समझना, जरा सी बात समझना मेरी थोड़ी सी, ज्यादा मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें आपको नहीं बताता हूँ। मेरे करने का तरीका क्या रहता है आप पहले से भी जानते हैं। मैंने कहा कि अब मुझे ये निकालना है, तो आपने कहा कि जी ये देखो आप 0 से 0 काट दो, काट सकते हो 0 या नहीं। मैंने कहा कि अगर मैं इसको 3/4 मानूं तो ये 75% आएगा, 75 आएगा, बोलो। लेकिन आप देखो कि आप कम कर रहे हो, दोनों को कम कर रहे हो, यानी उत्तर इससे भी छोटा आएगा।
या आप इसको भी छोड़ो, आप ये भी कह सकते थे अगर आप इसको सिर्फ 4 मान लो तो ये 25 से कटेगा और 25 दिया, अगर मैं इसको 4 मान रहा हूं, कम कर रहा हूं मैं इसको, अगर मैं इसको कम कर रहा हूं 2, तब ये 75% आ रहा है उत्तर। लेकिन ये तो ज्यादा है, तो 75% से कम आएगा उत्तर हर हाल में, और वो एक ही ऑप्शन था, इसीलिए सवाल मैंने लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 75% से कम आएगा उत्तर, और 75 से कम जो ऑप्शन था जो करीब है वो 73 था। आप निकाल भी सकते हैं, यही उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य इसकी लागत मूल्य से 10% अधिक हो जाता। कितना गजब सवाल है, देख रहे हैं आप। ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है और इसे 40% की छूट पर बेचा गया। 40% की छूट होती है जी सीधे 2/5, यानी 2/5 मतलब 220 की छूट दे दीजिए इसको, यानी बेच कितने में दिया, 330 में बेच दिया। आप खुद भी कह रहे हो कि ये 10% ज्यादा है, यानी ये 110% की वैल्यू है। तो भैया 100% की कितनी होगी वैल्यू सीपी, तो आपने कहा वो 300 रुपये हो जाएगी। ये सवाल मुझे मुश्किल नहीं लगा, अच्छा लगा, बस प्यारा लगा थोड़ा। ऐसी लैंग्वेज पे सवाल कभी आया नहीं है, हमने कोशिश की है कि हर एक लैंग्वेज को भी ले लें। रमेश ने 130 पुस्तकें 200 प्रति पुस्तक की दर से खरीदी, उनमें से आधी पुस्तकें 300 रुपए की दर से बेच दी, उनमें से 1/5 350 की दर से, और शेष पुस्तकें क्रय मूल्य पर बेच दी, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। बड़ा प्यारा सवाल है। आपको पता है ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं, आधी पुस्तक मतलब हाफ। आपको पता है कि जो पुस्तक 300 में बेची है 200 की लाके, उस पर सीधे 50% लाभ कमाया है, तो आधी पे तो 50% लाभ कमाया, तो मैंने आधी को 50 से गुणा कर दिया। बचा कितना, इसने क्या, उनमें से 1/5। अब देखो 1/5 ऑफ देम सोल्ड हाफ ऑफ देम और 1/5 ऑफ देम, यानी कि 1/5 सीधे, रिमेनिंग का नहीं बोला। उसको कितने पे बेच दिया आपने, 350 पे, यानी आपने 150 का लाभ कमाया है 200 पे। 200 पे अगर 150 का लाभ कमाएंगे, 100 का लाभ था 50%, तो 75% लाभ हो गया। मौखिक कर सकते हैं। अब आप बाकी पे क्या कह रहे हो, आप उसको क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हो, यानी आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रही, बस प्रॉफिट जो हो रही थी वो यहीं से हो रही थी। तो कितनी आ गई प्रॉफिट, 25% प्लस 15% बराबर 40% प्रॉफिट आ गई। यही उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ऐसे सवाल आपने पहले नहीं पढ़े? मैं समझता हूं कि आपने पढ़े होंगे। आधे पे 50%, 1/5 पे 75%, 25 प्लस 15 40 उत्तर आ गया। अगला सवाल 8वां। ये कह रहा है एक विक्रेता ने 10 प्रति केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 प्रति केजी कर दी, लेकिन 1 केजी के बजाय 900 ग्राम दे रहा है। वाह, देखो इसने कीमत घटा दी भाई। कीमत इसने कितनी कर दी आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे महाराज इसने 10 से 7.2 कर दी कीमत, खुद ही बोल रहा है। बेचना शुरू किया 1 केजी के बजाय 900, यानी अब ये 900 को 1000 ग्राम बना रहा है, 9 से 10 कर रहा है। तो वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना था कि क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। वास्तविक मूल्य में जो परिवर्तन दिख रहा है 9×72, 100 से 80, यानी 20% कम हो जा रहा है वास्तविक मूल्य। तो जो परिवर्तन है वो 20% का है। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई, आप मुझे बताओ। आगे बढ़े। आप देखो तो एक दुकानदार ने चीनी को 44.8 प्रति केजी की दर से बेचता है, तो वह 12% लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5वां हिस्सा खराब हो गया, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी को प्रति केजी मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए कितना सिंपल सवाल है कि पहले आप 112% कमाते थे चीनी से, अब आपकी तमन्ना सिर्फ 105% कमाने की है। लेकिन आप कह रहे हो कि पहले जो बेचता था वो 5 बेचता था, अब 4 केजी बेच पाएगा क्योंकि 1 केजी खराब हो गई है। तो मैंने अनुपात निकाला, 4 से इधर गुणा करूंगा, आपने कहा जी 448 और 525 का अनुपात आएगा। सवाल में आप देखोगे तो 448 की वैल्यू 44.8 है, तो ये 52.5 हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल को करने में मुसीबत हुई, आप मुझे बताओ।
मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा पहले 12% का लाभ अर्जित करता था, 12% के लाभ अर्जित करने का मतलब 112%, फिर 105% चाहिए, लेकिन पहले 5 किलो बिकती थी और अब 4 किलो बिक रही है। रेशियो निकाल दिया, बस कुछ करना ही नहीं था सवाल में, सीधे 448 525 पॉइंट लगाया मैंने, कोई कैलकुलेशन भी नहीं की। बताओ, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा और बिल 5,480 का हुआ। उसने 10 नवंबर को भी कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल 9800 रुपये था। उसने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया और कुल राशि का नगद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पे 2% छूट पाता है, खरीद के समय नगद भुगतान के लिए 5% की छूट, तो मैं ये कह सकता हूँ इसमें 10 नवंबर वाला तो वो था जिसपे 2% छूट मिली है, और 19 नवंबर वाला वो था, मेरा बर्थडे भी आता है, जिसपे कितनी छूट मिली है, 5% छूट मिली है। तो देखो, मैं ऐसे सवालों में, ऐसे एक नहीं बहुत सारे सवाल आए, मैंने पहले भी एक लाइन आपको मेरी याद होगी, मैं बार बार कहता हूं, क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कभी भी पूरी कैलकुलेशन मत करो। क्या करो, जब तक कि लास्ट तक आप उत्तर के करीब ना पहुंच जाओ, तब लास्ट में लगे कि अब गुणा करनी पड़ेगी तभी गुणा करो, अदरवाइज चलते रहो, देखना कैसे। ऐसा 7-8 सवालों में होगा। आपने कहा कि जो 19 नवंबर को खरीदा है 5480, समझना 5480, उस पे आपको कितने की छूट मिलेगी, तो आपने कहा 5% की मिलेगी, यानी इसको गुणा कितने से होगी, बिल जो होगा 95%। बोलो बात सही है कि नहीं, 95% की बात सही है कि नहीं, मुझे बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और जो इसने 9800 बिल किया है, इस पे जो इसको छूट मिली है, तो आप कहेंगे इस पे जो छूट मिली है वो 2% की, तो 98 देना पड़ेगा। ये बात तय हो गई हमारी और इसकी, ये बात तय हो गई। अब मैंने कहा यूनिट डिजिट, तो आपने कहा महाराज यूनिट डिजिट तो सबका समान है। मैंने कहा 10th डिजिट, आपने कहा वो अलग है, इसका 1, इसका 5, इसका 9, इसका 5। ठीक है, कोई बात नहीं, करना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा ये पॉइंट हट जाएगा इस 0 से और ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। आपने कहा कि जी वैसे भी अगर इसको करें, डबल कर दें, 9 दूनी 18 और 1, तो ये 19 गुणा, और इसको फिर आधा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, ये तो ये आ गया, और प्लस ये आ गया 98 इंटू 98 आ गया। ठीक है, मैंने 19 से गुणा किया, 1976 का 6 हासिल 7, 19 सत्ते 133 और 7 कितना होगा 140, तो 0 आएगा प्लस। मैं लास्ट के 2 डिजिट निकाल रहा हूं अभी। ठीक है, 98 अट्ठे कितना होगा, मैं यहाँ पे अलग से गुणा कर लेता हूँ। 98 इंटू 98, वैसे 100 माइनस 2 का स्क्वायर होता है, बट 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 9 72 और 6 78, और 9 से करूंगा तो 9 अट्ठे 72 का 2, यानी ये आ रहा है 4, और 8 और 2 10 की 0 आ रही है। कोई बात नहीं, ये 0 4 आ रहा है। अब आप मेरी बात सुनना, ये 0 10 6, ये 0 4, तो जब मैं मिलाऊंगा तो लास्ट में 10 आएगा या नहीं, पहले बस बताओ। तो आपने कहा आएगा, तो बी उत्तर 810 वाला उत्तर है। मैं बस लास्ट के 2 डिजिट निकालने पे फोकस कर रहा था। मैंने कहा पूरी कैलकुलेशन कौन करता रहेगा, नानी याद आ जाएगी, हटाओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल एक्स वाई के, ऐसे 2 सवाल आए हैं, बड़े अच्छे सवाल पूछे गए कि एक्स वाई के घन के साथ सीधे बदलता है। तो देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, हमें देखना पड़ता है अच्छा कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल से काम हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन दे रखी है और एक पूछिए, दैट्स इट। अगर 2 कंडीशन रखी होती तो 2 वेरिएबल बनाने पड़ते। कैसे, एक्स वाई के घन के साथ सीधे बदलता है, यानी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई की क्यूब के। ठीक है, और जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो सीधे नीचे जेड का वर्ग आ जाएगा। अब आपको पता है हमें निकालना क्या है। देखो एक तरीका तो होता है कि मैं इसको बराबर में k मान लूं, x बराबर k वाई की क्यूब बटे जेड स्क्वायर, और फिर k का मान निकालूं। एक तरीका तो ये होता है। एक होता है कि हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं भैया, x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2 की होल क्यूब, और ये उल्टा हो जाएगा z2 बटे z1 का स्क्वायर हो जाएगा। या तो ऐसे लिख लीजिए, ये भी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक या फिर k वाला अगला सवाल k से करा देंगे। x1 कितना था, 1/36 था, और x2 निकालना है। x2 हमने x मान लिया क्योंकि सवाल में x ही दिया हुआ है। y1 कितना था 2, तो ये 2 है, बटे y2 कितना है, आपने कहा 3 है, इसकी क्यूब। z2 कितना है, तो आपने कहा z2 है 5, और z1 कितना है 3 स्क्वायर। ये होगा। कहीं कोई डाउट है तो बता देना। आप कहेंगे नहीं कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा कि जी 3 3 9 से ये 4 बार सीधे कट जाएगा, कटेगा या नहीं, हमें बिल्कुल कटेगा, भाग के कटेगा, कोई माइका लाल है नहीं जो रोक ले। अब ये कितना रह गया जी, 9 चौक 36 हो गए, तो 2 की क्यूब भी बची है, 3 के स्क्वायर से, 9 से मैंने ये काट दिया। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जेड का वर्ग था और वाई का घन था।
अब आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 25 अट्टे 200 और 4 ये 800x 800x और 3 की क्यूब बराबर 27। यही उत्तर आ रहा है। अगर कोई गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। ये उत्तर है इस सवाल का। मैंने ज्यादा कैलकुलेशन की नहीं है, लिखने का तरीका यही होता है। आप अगला सवाल देखिए, वैसे भी रिकॉर्डेड क्लास है, आप 2x पे देख सकते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपको क्लास बहुत तेज लगेगी, ये वैसे भी मुश्किल सवालों की क्लास है, तो अगली जो एडवांस मैथ्स की क्लास होगी उसको स्लो करेंगे। दो चर का एक फलन सीधे x के साथ और y के साथ विपरीत बदलता है, फलन f बताइए। x5 y3 या देखते हुए x0 y1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो वैल्यू है, f की भी दो वैल्यू आ गई, यानी अब मामला दो वेरिएबल का है। तो अब हम f को कैसे लिखेंगे, हमने कहा जो फंक्शन है f, इसको हम लिख सकते हैं, एक फलन सीधे x के साथ है, सीधे x के साथ, तो मैंने उसको मान लिया कोफिशिएंट mx प्लस y का इनवर्स है तो मैंने मान लिया n/y, ठीक है। अब आपने ये कहा है कि x0 और y1 है, तब f 15 है। f कितना है 15, x0 और y1, यानी कि ये n की वैल्यू आ गई, सीधे n की वैल्यू आ गई। आपने कहा कि x1 और y 15 और f2 और x कितना 1, यानी कि m, और प्लस y कितना 15 और n भी 15 1, तो y m कितना आ गया भाई, m 1 आ गया। अब हमसे f ही पूछ रहा है फिर वापस, तो f कैसे निकालेंगे, x उस वक्त कितना था जब f पूछ रहा है 5, प्लस n कितना है 15 और y कितना है 3, 15/3, ये भी 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। यही इस सवाल का उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बताओ। अगर आपको लगता है कि आप इन सवालों को और शॉर्ट कर सकते हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बट ये पढ़ के जाइएगा, मेंस में भी हमें इस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। ये सवाल मैंने पहले भी कई बार बताया, अभी भी बताता हूँ। सवाल क्या रहा है, ये कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें y% लोगों ने वोट नहीं डाला, फिर जो बच गए उसमें से 10% वोट अवैध हो गए, और उसके बाद दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले तो वो 2484 वोटों से जीत गया। आप समझना बात को। पहले तो 59.75% का फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे 59 का मतलब 50% एक तरफ, 9%, और ये जो 375/1000 है ना, 375/1000 को मैं 3/8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 125 से काटेंगे तो 125 दिया, 375, 1000 को 8 बार कर देंगे। तो अब हमने देखा ये बन रहा है जी 1/2 प्लस ये 8 नहीं 72 और 3 75/8% है। अगर इसको नीचे 100 कर दूं, 100 तो 25 या 75 और 25 का 100, 3/32 आ रहा है। इसको मैं लिख सकता हूं 19/32, 19/32 लिख सकता हूं। अब आप बहुत ध्यान से देखें, अगर तो टोटल जो वोटर्स थे उनकी संख्या थी 16,000 थे। अच्छा, वो 16,000 कितने रह गए, 2484। अच्छा, रह गए मतलब जीत कितने से हुई है। तो मैं बस आपसे इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं कि एक तो देखो होता क्या है, जैसे कोई चीज है, मान लेते हैं कि 10% वोट नहीं पड़े, तो हम कहते हैं कि 10 से 9 वोट पड़े। फिर मैं कहता हूं कि 25% वोट अवैध हो गए, यानी 5 से 4 वोट। तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि भैया 50 से 36 वोट ही पड़े। अब आप कह रहे हो 36 का 50% एक को मिला, यानी 18, या ये कह सकते हैं एक को 20 मिला मान लेते हैं, तो दूसरे को 16 मिला, तो जीत कितने से हुई, 4 से। तो मैं कह सकता हूँ 50 और 4 का रिश्ता आपस में निकाल सकता हूँ, कैसे, ऐसे मल्टीप्लाई करके। यही चीज मैं यहां कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो ये इतने वोट थे, हम ये कह रहे हैं कि भाई 10 से 9 हुई है एक संख्या, तो 10 से 9 हुई है, अवैध हो गए थे। और दूसरी चीज जो जीत हुई है वो कितने में हुई है, आप कह रहे हो 32 में 19 एक को मिला है, तो 16 दूसरे को मिला होगा या नहीं, यानी वो जीता कितने का है, 3 से जीता है, यानी 3/32। 32 में 3 से जीत हुई है उसकी, 32 में 6 से जीत हुई है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये 13 आएगा, और जीत जो हुई है वो 6 की। 32 में 6 की जीत का मतलब क्या है, 16 में 3 की जीत। तो मैंने इसको भाग कर दिया इससे, तो आप देखेंगे इससे अगर मैं भाग करूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहां आएगा 100। अगर आप सक्सेसिव जानते होंगे तो ये समझ गए होंगे, 27 से इसको भाग कर रहा हूं 92, यानी जो वोट नहीं पड़े थे वो ये वोट हैं कि 100 से 92 रह गए थे पहली स्टेज में।
आप चाहते तो यहाँ पे ए और बी भी लिख सकते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके 16,000 और 2484 के बराबर लिख देते, 8% उत्तर। अगर आप इस सवाल को किसी और तरीके से करते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करके भी बता देता हूं। आप ऐसे तो लिखते ना कि भाई 16,000, ऐसे समझो आप कहते कि जी 1-x/100 लोगों ने वोट नहीं डाला, बोलते आप। फिर आप कहते कि जी इसका 9/10 वोट ही वैलिड हुआ है, कहते। फिर आप कहते जितना वोट टोटल पड़ा है तो 16 में 3 मिला है उस बंदे को, कितना मिला है 16 में 3, तो 3/16 लिखते और बराबर 2484 कर देते आप, क्योंकि जो उसको मिला है वो 2484 है। तो आप कहते जी 16,000 से ये पूरा 16,000 कट गया, ये तो कटेगा नहीं है, 100 - x आ जाएगा ऊपर, यहाँ मैं 100 - x ही कर देता हूँ डायरेक्ट, 100 - x। फिर आप कहते 9×3 = 27 से इसको काटेंगे तो 92। अब आप देखिए 92 आ रहा है 100 - x के बराबर, तो x कितना होगा 8%। वैसे मेरा मन नहीं था ये x वैक्स लेके, बट मैं समझ रहा हूँ कि आप ना समझ पाए, इसलिए दोबारा बताना पड़ रहा है। अब आप देखोगे कि एक परसेंटेज का बड़ा प्यारा सवाल है कि 3 मतदाता हैं x, y और z, 3 कैंडिडेट हैं x, y और z। मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। x को y से 30% वोट अधिक मिले, यानी अगर इसको 100 मिले हैं तो इसको 130 मिले। z को y से 25% अधिक मिले, 125 कह सकते हैं। अगर मैं रेशियो निकालूं तो मैं देख पा रहा हूं कि इसको मिले हैं 65, 5 से भी कट जाएगा, 10 से ही कट जाएगा, नहीं 5 से ही काट देते हैं, 5 से इसको काटेंगे 65 और ये 20, 26, 20 और 25, 5 से काटे। ये कह रहा है कि x ने z को भी 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया, x y z, x ने z को भी 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे जो बात है वो है कि एक की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5,000 दे रखी है सवाल में, समझना। अब आप खुद देखो कि अगर मैं इन सबका सम कर रहा हूं तो 20 और 25 45 और 26 71 ही आ रहा है, यानी ये अपने आप ही 71 बन गया। अब 71% मतदाताओं ने वोट दिया था, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं कि इसको 26%, इसको 20%, इसको 25% मिले, तो भैया 100% की वैल्यू बतानी है, तो 2 जीरो चिपका दी। ये बहुत ही टुच्चा और घटिया किस्म का सवाल था, देखने में मुश्किल लग रहा था बट था नहीं। अगला सवाल, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को, देखिए जब कभी ऐसा सवाल आए और मेरी निगाह गई कि सबका डिजिटल सम भी अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने सुनीता को अपनी एक्स बनाया और मैंने कहा कि आप कह रहे हो 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी एक्स का 85% 0.85 गुना और 2% इनवैलिड हो गए, यानी 0.98 बच गए, और जितना इसको मिला है वो इसका भी 78% है, तो 0.78 हो गया, बराबर दे रखा है 64974, यही दे रखा है बराबर में। आपने कहा कि जी डिजिटल सम निकालो, तो 9 इधर से हट जाएगा, 8 7 15, 15 का डिजिटल सम कितना होगा 6, 8 5 13 का डिजिटल सम 4 4 होगा, 8 चौक 32 का 5, 5 छिंग 30 का 3, यानी इधर आ रहा है डिजिटल सम 3। अच्छा इधर कितना है डिजिटल सम, 9 हटा दिया, 6 और 4 10 और 7 17 और 4 इधर भी 3 आ रहा है, यानी डिजिटल सम x का 1 है और वो एक ही ऑप्शन में है डी। तो उतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, डिजिटल सम से हमने सीधे खत्म कर दिया सवाल को। मैंने क्या कहा था कि ये सब अप्रोच दिमाग में रखनी पड़ती हैं। आजकल जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेंस बैच में भी पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे होगे, तो यही कर रहा हूँ कि सवाल हैंड टू हैंड बता रहा हूँ क्लास में ही कि यहाँ पे देखो डिजिटल सम लग सकता है, क्योंकि जी ये प्रैक्टिस अगर आप क्लास में नहीं करोगे, मॉक में नहीं करोगे, तो पेपर में कभी आपसे नहीं हो पाएगी ये चीज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर कोई बच्चा हमारा मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर कोई बच्चा फ्री पढ़ना चाहता है कंप्यूटर तो वो कंप्यूटर फ्री पढ़ सकता है, अगर कोई बच्चा मेंस का बैच मेरा इंडिविजुअल मैथ्स पढ़ना चाहता है तो भी फीस ऑलमोस्ट 0 जितनी है, खत्म है, और अगर कोई बच्चा कंप्लीट कॉम्बो पढ़ना चाहता है तो भी फीस हमने बहुत कम कर दी है। अगर कोई फ्री
टेस्ट सीरीज देना चाहता है तो टेस्ट सीरीज दे सकता है, कंप्यूटर कोर्स फ्री एक्सेस कर सकता है अभिनय मैथ्स ऐप पे, या फिर आप अगर फिर से प्री की तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ गणित सीखना चाहते हैं मेरे जबरदस्त तरीकों से, तो आप ये A to Z क्वांट बैच पढ़ सकते हैं। ये शाम को 4 बजे से इसकी क्लास लगती है, मंडे को अलजेब्रा की क्लास होगी, फिर मिलेंगे इस क्लास में। इन सब बैचों की फीस भी लगभग खत्म कर दी है। एक चीज और बतानी थी, अगर कोई बच्चा हमारे साथ प्री की तैयारी करना चाहता है तो वो फाउंडेशन 6.0 बैच में भी आ सकता है, जो 7 तारीख को बंद होगा, जिसमें आप कोड लगा सकते हैं हेल्थ 50, आपकी फीस खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं वापस। अब आप देखो ये कितना प्यारा सवाल है। ये कह रहा है कि मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि पाती है। यदि उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,400 था और 15 वर्ष की सेवा के बाद इतना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो अगले 9 वर्ष हैं, देखो 6 साल में तो इसका वेतन ये था। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जी 6 साल में वेतन था इसका ये, बोलो भाई 6 साल में ये वेतन था इसका, ठीक है, और अगले 9 साल बाद वेतन हो गया इतना। तो मैं एक छोटी सी चीज बस आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो 9 साल में चेंज हुआ है यहां से यहां तक, उसमें लास्ट में 7 आ रहा है। अब 9 से मैं मल्टीप्लाई करूं और लास्ट में 7 आ जाए, वो किस ऑप्शन में? 9 चौक 36 नहीं, 9 दूनी 18 नहीं, ये नहीं, 9 तिया 27, ये सही है। आप मेरी बात का मतलब समझ पाए मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था अगर 6 साल में इतना हुआ है और अगले 9 साल में इतना हो गया, तो 9 साल में जो अंतर है वो इसका मैंने केवल 7 लिखा और देखा एक ही ऑप्शन ऐसा है, क्योंकि मैं इसको 9 से भाग करूंगा। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका 9 से गुणा करने पे 7 आ रहा है? तो वो एक ही ऑप्शन था। देखिए मैं यही बताने आया हूँ, आपको यही चीज सिखाने आया हूँ कि करना क्या था पेपर में। ये कह रहा है एक व्यापारी को एक वर्ष में 9810 रुपए का भुगतान करना है, लेकिन व्यापारी 6 महीने बाद खाता निपटाना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 9% हो तो उसे कितनी नकदी देनी होगी? अब देख कितना नॉर्मल सा सवाल है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं किसी से 100 रुपए लूं, समझना 100 रुपए, तो मुझे एक साल में 109 देने पड़ेंगे। आप कह रहे हो कि जी 9,810 देने पड़ेंगे एक साल बाद। ये 9 गुना है इसका। इससे ये तो पता लग गया कि जी 9,000 क्या है, प्रिंसिपल 9,000 है। अब मैं कहीं बीच में चुकाना चाहता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं ब्याज एक साल में 810 है, 810 है ना, तो 405 हो जाएगी 6 महीने में। यानी कोई 6 महीने में चुकाना चाहे तो 9,405 दे सकता है। क्या इस सवाल में किसी कैलकुलेशन की जरूरत थी? मुझे आप बताओ, कुछ और कैलकुलेशन की जरूरत थी? बस इतना बता दो कि भैया पॉइंटों में आएगा, कुछ करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी कि मैं 104.5 की वैल्यू निकालूंगा। कई गधे ऐसे होंगे जो 104.5 की वैल्यू निकालेंगे, 9 से गुणा करेंगे, वो जस्ट गधे हैं और कुछ नहीं है। 19वां, एक ग्राहक 975 का भुगतान किस्तों में करता है। हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 रुपए कम किस्त जाती है। पहली किस्त 100 रुपए थी, तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है दमदार है। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं 975 रुपए का भुगतान करना है और पहली किस्त 100 रुपए है। पहली किस्त 100 और फिर आप कहेंगे 5 कम हो गई 95 और फिर कहेंगे 90। ऐसे डेड कितने पदों का योग हो कि 975 हो जाए? 15 का या 14 का, जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है कि क्या होगा मामला। तो आपने कहा ज्यादा लंबा मत करो इसको, 5 से तो सब कुछ कट रहा है। तो मैंने कहा ठीक है 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 निम 45, 55 25, 195 आपने लिख लिया यहाँ। और यहाँ पे आपने कह दिया कि जी 20 और 19 और 18 ऐसे ऐसे करके अभी भी n पदों का योग ही निकलेगा, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे किया? मैंने कहा n/2 और आपने कहा कि जी पहला पद होगा 40। अब 1 का अंतर है तो ये आ जाएगा -n + 1 बराबर 195। यही होगा। बता देना भाई कि हाँ ये बात सही है कि नहीं। अब ऑप्शन से भी तो जाएंगे हम। तो मैंने बस इतनी सी बात आपसे कही कि यार ये आ रहा है n, ये कितना आ रहा है n और ब्रैकेट में 41 - n। आप अगर मेरे तरीके सीख गए, आप मेरी क्लास में कभी YouTube की टाइम एंड वर्क खोल के देख लेना, कुछ मत करना, बस टाइम एंड वर्क खोल के देखना, फिर आपको मेरे तरीकों का आइडिया लगेगा कि मैं पेपर से पहले भी कैसे तरीके बता रहा था। 390 390। अब मैंने कहा कि यार n 27 तो नहीं आ रहा है मल्टीपल में, 13 होता मैं फिर भी ट्राई करता। मैंने 15 रखा, सबसे पहला ऑप्शन 15 ही है, मैंने 15 यहाँ रखा तो ये आ रहा है 15 और 15 अगर इसमें से घटा रहा हूं तो आ रहा है 26। तो 26, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, सेटिस्फाई हो गया। ए इज द करेक्ट।
ये थोड़ा सा मुश्किल था, एपी का सवाल था, और बट छोटा हमने कैसे किया, 5 से पूरे को भाग कर लिया तो थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा क्या हो गया, छोटा हो गया सवाल। चलिए 20वां सवाल देखेंगे। ये कह रहा है मोहन ने 20% वार्षिक, देखिए ऐसे कई सारे सवाल आए और मैं सारे सवाल एक ही तरीके से करके बताता हूं, आपको बड़ी हैरानी होगी कि यार हम क्यों नहीं सोचते ऐसे। अरे आप क्या टीचर नहीं सोच पाता, आप तो जब सोच पाएंगे। देखो 20% साधारण ब्याज पर इतना पैसा उधार लिया, पहले वर्ष की समाप्ति पर इतना दे दिया। यदि मोहन, सबका यूनिट डिजिट या मैं ये कहूं सेकंड डिजिट अलग अलग है, तो सवाल होगा ये यूनिट डिजिट से या 10th डिजिट से। वापसी के लिए इतना चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है तो प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी भुगतान शामिल में, तो दूसरी वर्ष के बाद कितना देगा। बस इतनी सी बात है। मैं ये कह रहा हूं मेरे हिसाब से समझना, पैसा था ये 422 और 092 ये था। आप 2 साल का ब्याज निकालते तो 2 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 140% हो जाएगी, यानी इसका 1.4 गुना हो जाएगा। इसका 1.4 गुना हो जाएगा। 140% का मतलब 1.4 गुना। अब आप कहेंगे कि जी हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। मैंने कहा क्या घटाना पड़ेगा, आपने कहा एक तो जो इसने 21,679 रुपए पहले साल दे दिए थे, और दूसरी चीज क्या है कि इस पे ब्याज भी तो लगती, 20% की दर से वो ब्याज भी नहीं लगी, यानी इसका 120% हम घटा देंगे। 120% का मतलब 1.2। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस लास्ट के 2 अंक निकाल रहा हूं। तो आपने कहा 14 दूनी, इसके लास्ट के 2 अंक होंगे, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 निम्मा 126 और 2 128, 8.8 तो इसका आ रहा है। 12 निम्मा 108 हासिल 10, 12 सत्ते 84 और 10 94 इसका आ रहा है। तो मैं समझ गया 0 लास्ट में आएगा और 4 यहाँ आएगा। 4 आ रहा है किसी ऑप्शन में, तो आपने कहा डी में आ रहा है, ये उत्तर है। करने की जरूरत नहीं थी इस पूरे सवाल को। मैंने क्या किया आप समझे, पहले तो मैंने कहा ये तो इतना बन जाता, लेकिन क्या इतना देना पड़ेगा, नहीं। आपने कहा जी एक तो ये नहीं देना पड़ेगा और इसका 20% नहीं देना पड़ेगा, तो कई लोग क्या करेंगे, पहले इसका 20% निकाल रहे हैं। मैं शिक्षकों की बात कर रहा हूं, 20% निकाल रहे हैं इसका। अबे क्या जरूरत है, इसका सीधे कह दो ना, इसका 120% हटाना है। एक तो जो दे दिया और एक जो उसका ब्याज, यही तो घटाना था। अगर ये चीज ना होती तो हम सीधा इतना उत्तर बता देते इसका। लेकिन अभी क्या, ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप मेंस में 390 में 390 लाना चाहते हैं, गणित में 90 में 90 लाना चाहते हैं, तो इस तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। 21वां क्या है, प्रणव ने, अब देखो मैं इस सवाल को भी ऐसे ही करूंगा। मैं क्या करूंगा, अब जैसे मेंस में भी आ जाए तो आप कैसे करेंगे। आपने कहा कि जी 623, और ये एक सवाल नहीं, सारे सवाल ऐसे ही हो रहे हैं। 305 सवाल आप खुद पढ़ना, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे कम समय में ज्यादा सवाल कराने हैं। आपने कहा कि जी 2 साल में तो 1.2 हो जाएगा, 120% हो जाएगी। आप कितना चुकाते हो जी, 16,390 और 10% से 1.1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यूनिट डिजिट देखनी है और कुछ नहीं देखना। आपने कहा 12 पंजे 60 के 0 हासिल 6 इधर आ जाएगा 6.0। 11 से करूंगा, 11 निम्मा 99 9। आपने कहा कि जी 16 में से 9 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा। 16 में से 9 जाएंगे 7 आ जाएगा। 7 किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, 20 द करेक्ट आंसर। सोचने की जरूरत नहीं थी। आप समझ गए ये क्या कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं अगर आपने 500 उधार लिए और आप यहाँ पे 200 दे देते हो, 10% ही है फॉर एग्जाम्पल, ये भी 10 है, तो आपको ये पता है कि अगर आप 500 का सीधे यहाँ पे 120% कर दो, 500 गुणा 1.2, लेकिन आपने 200 यहाँ दे दिए थे तो 200 आपको नहीं देना लास्ट में, और आपने इसमें वो ब्याज भी जोड़ दी जो 200 पे लगती है 1 साल में, तो वो ब्याज भी घटानी है, तो 200 का 20% और घटाना है। मैं क्या कर रहा हूं, सीधे सीधे 200 का 120% घटा दे रहा हूं। अब समझ गए बात को, ये अंतर है बस हमारे आपके सोच में। 22वां ये कह रहा है ए में साधारण ब्याज पर 5% की अवधि के लिए ए 8% वार्षिक दर से एक राशि निवेश की ए ने, यानी ए को मिलेगा इसमें 40%, 8% की दर से 5 साल में। उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए योजना बी में निवेश किया। उसी आदमी ने, ये तो ए में निवेश किया, बी में जो निवेश किया वो उस राशि का 4 गुना किया। मैं ये कह सकता हूं अगर यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे इसने 400 किया है, और 400 का कितना परसेंट, 5 सत्ते 35% किया। इसने कहा उसे कुल ब्याज इतना मिला, तो बी में कितना निवेश किया ये बताना है। तो मैं ये कह रहा हूं कुल ब्याज कितना आ जाएगा आप बताओ। आपने कहा 40, तो यहां से आ जाएगा प्लस 35 दूनी 70 दूनी 140 यहां से आ जाएगा, यानी टोटल 180 आ जाएगा, और उस 180 की वैल्यू 1620 है, 180% की।
तो 1% की कितनी होगी 9। हमें इस 400 की निकालनी है 3600। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, बट मैंने कहा दिखा देते हैं आपको, ऐसा सवाल भी आपको हेल्प मिलेगी मेंस में। ठीक है, चलिए 23वां सवाल। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है। ए क्या है 20%, ए 20% है, इसका रिटर्न 6% है। तो मैं ये कह रहा हूं इसने क्या किया है 20% को 6% पे दिया और पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है, इसका रिटर्न 8%। देखो ये वही फायदे वाली बात है, फायदे और नुकसान की। आप ये कह रहे हो कि भैया सीधे करो कि मैं 20% मतलब 1/5 को तो कितने पे दे रहा हूं, आपने कहा 6% रिटर्न पे दे रहा हूं, यानी मुझे लाभ 6% मिल रहा है, प्लस 30% यानी 3/10 को कितने पे दे रहा हूं, तो आपने कहा 8% रिटर्न मिल रहा है इस पे। बचा कितना जी, सी कितना है 20% को निरूपित करता है, 1/5 को आप कितने पे दे रहे हो, फिर 4% पे दे रहे हो सी में। ठीक है, अब शेष 30% को निरूपित करता है डी, यानी कि ये फिर से 3/10 और उस पे रिटर्न कितना है -5%। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा इन दोनों में 1/5 कॉमन लूंगा तो 6 और 4 10, 2% तो ये आ गया, और इसमें 3/10 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 3 3 9, 0.9% ये आ गया, यानी टोटल कितना हो गया 2.9%। कैलकुलेशन जितनी इजी होती है उतना ही क्या होता है, बहुत से लोगों को लगेगा सर आपने तो पहले क्वेश्चन देख लिए फिर आप कर रहे हो। मुझे पता है ऐसे बोलोगे, मत बोलना भाई, मैं 5 बार खुद एग्जाम निकाल के बैठा हूँ, 197.5 नंबर मैंने उस प्रेशर में ही लेके आए, बार बार मुझे बताना पड़ता है। आप लेके तो आओ सवाल, कभी नींद आ रही है कोई गलती होगी तो अलग बात है, मैं मानता हूँ 100% नहीं होगा, एक आध सवाल गलत होगा, बट आप तो हर सवाल में ही नहीं तरीका लगा पा रहे। अच्छा, तब कैसे बात बनेगी। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है और प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। देखिए एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है 1/5 है, तो मैं ये कह सकता हूं बेसिकली 20% ब्याज मिल रही है। अब ये 20% R/T है भैया, अगर प्रिंसिपल मैंने 100 माना है तो आपने कहा दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है, यानी मैं अगर इस 20 को तोड़ना चाहूं तो 2 और 10 पे तोड़ सकता हूं, बताओ। उसको टाइम को 2 मान लिया, 10 दूनी 20% तभी बनेगा, ये आ गया भाई। अब ये कह रहा है 5600 रुपए पे, यानी 56 गुना, आपने 3 वर्ष की वृद्धि कर दी यानी 13%, और 6 साल हैं, 13 6 78 से और गुणा करनी है। सब ऑप्शन क्लोज हैं, कैसे करें इसकी गुणा सिंपल तरीके से, तो मैंने कहा पहले 50 से कर लेते हैं, तो आपने कहा 50 से करने का मतलब तो सिंपल हो जाएगा, 78 का था 3900, 50 से करा। अब 6 से करेंगे, 6 48 का 8 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46, यानी ये 4368 आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। आसान था सवाल। 25वां, 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के में पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। देखो ये सवाल थोड़े से अच्छे पूछे गए, कई लोगों को तो लग रहा है गलत है। इस सवाल में हमें सिक्के मानने ही पड़ेंगे। हमने सिक्के मान लिए कि भैया सिक्के ए प्लस बी प्लस सी, टोटल सिक्के कितने हैं 40। अगर ये 5 रुपए के सिक्के हैं, ये 2 रुपए के सिक्के हैं, ये 1 रुपए के सिक्के हैं, तो इसका मूल्य होगा 5A, इसका मूल्य होगा 2B, इसका मूल्य होगा C बराबर 100। बराबर 100 मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं। अब आप देखो एक चीज छोटी सी, मैं निकालने 5 रुपए के सिक्के यानी ए निकालना है मुझे, तो मैंने कहा अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूं तो आप कह रहे हो कि 4A प्लस बी बराबर 60 है या नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं ए जो आ रहा है वो 15 माइनस बी बटा 4 आ रहा है, यानी जो भी उत्तर होगा ए का वो 15 से छोटा होगा। एक ही ऑप्शन है डी, यही करेक्ट आंसर है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, खेल खत्म हो गया। ऐसा ही और सवाल भी पूछा गया, ये कह रहा है 120 का भुगतान 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों से किया जाता है, इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। मैंने फिर मान लिया 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ये ए, ये बी और ये सी, और टोटल कितना है मिला के, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 25 सिक्के। अच्छा मूल्य कितना है, तो आपने कहा 10A प्लस 5B प्लस 2C बराबर 120 है, 120 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ये बता।
तो मैंने फिर से क्या किया, इसको 2 से गुणा किया, 2 2 2 और 50 और अब घटा दिया ताकि एक चीज तो कटे। तो आपने कहा 8a प्लस 3b बराबर 70 है। मैंने कहा 8a बराबर 70 माइनस 3b है। अब आप ही बताओ मुझे एक छोटी सी बात, इन्होंने पूछा क्या, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, ए पूछी है, तो मैं बी का ऐसा क्या मान ले सकता हूं, समझना, मैं बी का ऐसा क्या मान ले लूं जो 8 से कटे। तो आपने कहा या तो बी को 2 ले लो, 3 दूनी 6, 8 2 64, तो ए 8 आ जाएगा। क्या 8 ऑप्शन में है? और मुझे नहीं लगता कि 3 का ऐसा कोई मल्टीपल मैं यहाँ पे लूंगा कि ये 8। आप वैसे भी एक चीज देखो, 8 से भाग कर दूं अगर मैं इसको, तो 8 2 64 8 से थोड़ा कम आएगा, 8 पॉइंट से थोड़ा कम आएगा। मैं यहाँ पे भी जरूरी नहीं है ये मैं मानूं, मैं ये तो कह सकता हूं ना, ए बराबर 8 8 64 8 पॉइंट समथिंग और माइनस 3b बाई 8, 8 से थोड़ा कम आएगा। तो ये ऑप्शन था मेरे पास, मानने के लिए मैंने मान लिया। और मुझे ये भी ध्यान रखना था कि ये फ्रैक्शन में ना हो। बस ये कह रहा है अमन के पास एक निश्चित संख्या में 20 और 10 मूल्य के वर्ग के नोट हैं जिनकी राशि 390 है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या आपस में बदल दी जाए तो नई राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाती है। यानी उन दोनों का अंतर 90 का है, 9 सिक्कों का है। भाई 9 सिक्के होंगे अंतर में, तभी तो 10 रुपए के हिसाब से 9 गुणा 10 90 का अंतर आएगा। नई राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाती है 20 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या। देखो XY भी अगर मानोगे तो कोई बड़ी चीज नहीं थी, यानी आप ये कह सकते थे सीधे कि भैया 20x और 10y। मैंने तो XY आपको डायरेक्ट बता दिया था 390 है। अब आप यही चीज पलट दो, यानी 20y और 10x, तो आप कह सकते हो कि ये 300 है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा 23 आ जाएगा। और मैंने कहा था अभी x माइनस वाई घटा दो भाई, तो x माइनस वाई तो 9 है। हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में, 20 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, यानी x कितना आ जाएगा, 23 और 9 32/2 16। ये आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें, आसान सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का 64% और 44% बचाते हैं। पी का व्यय बी क्यू के व्यय का। देखो कितना सिंपल सवाल है यार, मैंने ऐसे सवाल लाइफ में नहीं देखे। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, पी और क्यू अपने वेतन का, पी का खर्चा कितना है भाई, पी ये है और क्यू ये है, इसके खर्चे कितने हैं, तो आप कह रहे हो क्यू का 1.5 गुना, यानी ये 2 है तो ये 3 है बेटा। ठीक है, ये इसका खर्चा है। ये बताओ पी अगर 64% बचा रहा है, यानी 36% खर्च कर रहा है, ये 36% की वैल्यू है इसकी, बोलो। और अगर ये 44% तो ये इसके 56% की वैल्यू है। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि इसके 1% की वैल्यू 3/36 यानी 1/12 है, इसके 1% की वैल्यू 1/28 है, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 1% की वैल्यू इनकी इनकम की 100% की वैल्यू भी वही होगी जो 1% के 7-3 उत्तर आ गया। 9,60,000 का तो कोई यूज नहीं है। ऐसे सवाल हमने रेशियो में बहुत किए हैं, अगर आपको याद हो तो बोलो। कुछ नहीं किया, हमने कहा ये 3 2 दे रखा है, 36% की वैल्यू, 56 की 1% की निकाल दी, वही इनकी इनकम का रेशियो हो गया 29। अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है, 5 टाइम्स मोर देन। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना। ये कह रहा है एक अमित है और एक उसके फादर है, ये फादर है और ये अमित है। कितने गुना है, 5 गुना अधिक है, यानी ये 1 है तो ये 6। 5 गुना नहीं है, 5 गुना अधिक है। 6 वर्ष बाद अमित की आयु से 3.5 गुना होगी। 3.5 गुना का मतलब क्या होता है, 7/2, यानी अगर अमित की आयु 2 होगी तो इसकी 7 होगी। ये कितने साल बाद की बात कर रहा है, 6 वर्ष बाद, 6 इयर्स बाद। अच्छा, आपसे क्या पूछ रहा है, और 9 साल बाद कितने गुना होगी। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, और 9 साल बाद कितने गुना होगी। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे आप देख रहे हो 1-1 बढ़ रहा है दोनों का, 1 की वैल्यू 6 साल दे रखी है, यानी 6 साल की वैल्यू 1 है, बोल रहा है ना, 6 साल की वैल्यू 1 है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 6 साल की वैल्यू 1 है, 6 साल बाद है ना भाई, 6 साल बाद 1-1 बढ़ रहा है दोनों में, तो 3 साल की कितनी होगी, कोई बता सकता है। रेशियो में ही पूछ रहा हूं। आपने कहा जी 0.5 हो जाएगी, और मैंने कहा हमें 9 साल बाद पूछ रहा है भैया, तो आपने कहा 9 साल बाद 1.5 हो जाएगी, 1.5 बढ़ जाएगा ये रेशियो, यानी ये कितना हो जाएगा 8.5, ये कितना हो जाएगा 1.5 बढ़ेगा तो 3.5, डबल कर दें तो ये 17 और ये 7। कितने गुना है, 17/7 गुना है, यानी 7 दूनी 14,
और 3/7। बस सिंपल सा करना था, कुछ नहीं करना था। कई लोग क्या करेंगे, उम्र निकालेंगे। तुम गधे हो, उम्र क्यों निकालनी है? नहीं निकालनी उम्र। मैं तो कहता हूँ 6 की वैल्यू 1 है ना, 9 की करनी है, 1.5 गुना करना है तो 1.5 ऐड कर दिया रेशियो में। पूछा तो आपसे रेशियो ही है ना, कुछ और तो पूछा नहीं है। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। ये पता नहीं कैसा सवाल है, ये भी कोई लेवल है सवाल का। ए की आयु ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 75 साल है भाई। सबका सम दे रखा है 75। ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, ये 1 है तो ये 3 है। अब आप कह रहे हो सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ये 1 है और 5 और ज्यादा है, तो मैंने यहां +5 कर दिया, 5 साल। तभी एक लड़का बोला इतना लफड़ा क्यों डाल रहे हो मास्टर, ये 5 हटा दो इसका, तो यहाँ पे 70 कर दो सम। अगर इसका 5 कम कर रहा हूं तो ये कितना आ गया? 5 की वैल्यू 70 तो 1 की 14 आ गई, 14 में फिर 5 जोड़ोगे तो ये 19 साल का होगा, और ये 14 साल का होगा, और ये 42 साल का होगा। अरे ये 5 ज्यादा था, थोड़ी देर के लिए छुपा लिया। अब 5 वर्ष पहले बी की आयु 9 साल होगी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु 45 होगी। 5:1 का अनुपात हो जाएगा, शायद यही पूछ रहा है सवाल में, 1:5 या 5:1। अच्छा सवाल था, कुछ भी नहीं किया हमने। हमने कहा ये इसका 3 गुना है और ये इसकी 1 + 5 साल है, 5 साल उधर जाके घट गई तो 3 1 1 बराबर 70 आ गया। 1 की वैल्यू 14 आ गई, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी। 31। ये सवाल मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, लिटिल बिट, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लग ही नहीं रहा। एक परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र है। हमने यहाँ लिखा पति, यहाँ पे लिखा हमने पत्नी, और यहाँ पे लिखा हमने पुत्र, और इन तीनों की आयु का जो जोड़ है वो 90 वर्ष है। 90 वर्ष है। ये कह रहा है पति सबसे बड़ा है, पति और पत्नी की आयु का अंतर उनके पुत्र की आयु का 1/3, तो मैंने इसको 3x मान लिया। मान सकते हैं। अब आपने कहा कि इन दोनों का अंतर, अब मुझे इसमें से भी किसी एक को मानना था, तो मैंने इसको माना 2y, और इनका अंतर इसका 1/3 है, इसको मैंने मान लिया 2y - x। ऐसे कह सकते हैं 2y - x। अंतर देख लो आप, इसका अंतर x और इसका 1/3 है। अब ये कह रहा है कि इसकी 10 साल बाद आयु का आधा, अगर मैं इसका 10 साल जोड़ के आधा करूं तो y + 5 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है? तो आप कहेंगे पुत्र की 10 साल की आयु के बराबर है, 10 वर्ष के बाद की आयु के। एक इक्वेशन ये मिल गई, यानी 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना अपने आप में मुश्किल है। मैंने इसको जोड़ा तो ये 2y 2y 4y और +2x, और 2 से काटूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2y + x, या 2y + x बराबर 45 ही लिख लो। अब मैंने कहा मुझे तो 2y - x चाहिए, 2y + x चाहिए होता तब तो फिर क्या ही बात थी। यानी जो भी उत्तर आएगा वो 45 से तो छोटा आएगा, और काफी छोटा आएगा, क्योंकि -2x घटेगा। अब मुझे पता है यहाँ से -2x घटेगा, 2 का मल्टीपल घटेगा यहाँ से, ये बात तय है। ठीक है, चलो मैंने x की वैल्यू यहाँ रखी, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख रहा हूं तो 45 दिया 135, और -6y + 10। आपने कहा कि जी ये टोटल 7y बराबर 140 आ गया, यानी y कितना आ रहा है? 20। y अगर 20 यहाँ रख रहे हैं तो x कितना आ रहा है? 5। हमसे सवाल में पूछ रहा था ये 2y यानी कि 40 - 5 बोले तो 35। ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, लिटिल बिट। अगर एज के सारे सवाल देखें तो ये मुश्किल है, जहां पे कुछ ना कुछ मानना पड़ रहा है x या y, नहीं तो नहीं कोई तरीका बन पा रहा। अगर आपको लगता है कोई तरीका बनता है तो कमेंट करके बताइएगा। रवि और कविता में से प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक थे। यदि उनमें से प्रत्येक के पास 1 कंचा अधिक होता तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना, तब रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुने के बराबर होता। बड़ा प्यारा सवाल है। ये कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक के पास 1 कंचा अधिक होता, 1 और होता, तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना। यानी कविता, अगर इनके पास 1 कंचा ज्यादा है, उस केस में मैं ये कह सकता हूं क्या कि कविता के कंचों का 3 गुना, कविता यानी 3 के बराबर, आप खुद कह रहे हो रवि के पास मौजूद कंचों का 4 गुना 4r। यानी इस वक्त के और आर के पास जो अनुपात है वो 4 और 3 का है, लेकिन ये तब है जब इनके पास 1 कंचा हमने अधिक मान लिया है। 1 कंचा अधिक है तब अनुपात इतना है। और पहले इनके पास कितने कंचे थे? अंतर कितना था? 12 का अंतर था। तो मैं ये कह रहा हूं अगर दोनों के पास ही अधिक है तो अंतर तो अभी भी 12 का रहेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं ये जो 1 है ये अभी भी 12 के बराबर ही होगा। तो इसके पास 48 कंचे और इसके पास 36 कंचे। इससे बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो कविता के पास वास्तव में कितने कंचे थे? तो 1 कम थे, 48 से कम 47। इससे सरल और आसान कोई कर दे तो बस मैं नाम बदल दूंगा। मैंने कितने प्यार से किया है। आप मेरे प्यार को समझते नहीं है, वैल्यू नहीं करते आप। तरीके देखना जरा।
34। एक डब्बे में Y पीले कंचे और B नीले कंचे, 18% पीले कंचों को 24% नीले कंचों में मिलाया तो योग 30 था। पीले कंचों की संख्या का 3 गुना। देखिए ये क्या कर रहा है, 18% पीले कंचों को, यानी Y का 18%, ध्यान से समझना, Y का 18% प्लस 24% नीले, B है नीले, B का 24% बराबर 30 योग है, 30 योग है। पीले कंचों की संख्या का 3 गुना, पीले कंचों की संख्या का 3 गुना यानी 3 ऑफ Y नीले कंचों की संख्या के 2 गुने से 200 अधिक है। कितना अधिक है? 200। अब देखो मुझे अनुपात निकालना है, मुझे ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? रेशियो। तो खेल खत्म कर देंगे। पहले तो आप बताओ 3 से ये सब कुछ कट रहा है कि नहीं? तो 3 अट्ठे 24 और 3 छिंग 18, कट रहा है कि नहीं सब? 10। मैंने 20 से और गुणा कर लिया बेटा, इसको मैंने इसको भी 20 से गुणा किया तो ये 200 बन जाएगा, और इसको 20 से गुणा करूंगा, 20 छिक्के 120, लेकिन परसेंट है तो 1.2y कर देता हूं इसको, परसेंट है ना तो 1.2y, और 2 अट्ठे 16 तो इसको 1.6 भी, और ये 200 है। अब इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं तो आप कहेंगे 200 की वैल्यू महाराज अगर आप यहां रख दो तो ये 1.2y, क्योंकि रेशियो ही निकालना है, 1.6b के बराबर है। आपने कहा कि जी इधर आएगा तो 1.8y हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 3.6b, यानी y अपॉन बी कितना आ रहा है? 2/1। हमसे इसका स्क्वायर पूछ रहा है, 4/1। मैं ऐसे ही तरीके सिखाता हूँ क्लास में, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताएं अगर मैं उनको ऐसे तरीके नहीं सिखाता, इतनी सिंपल कैलकुलेशन नहीं सिखाता तो। मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो कमेंट करके जरूर बताएं, वरना मैं बस गुस्सा हो जाऊंगा सबसे। हटाओ। एना और बेन दोनों के पास कुछ कंचे हैं, एना बेन को एक कंचा दे देती है तो इन दोनों के पास समान संख्या में कंचे हो जाएंगे। अरे यार, एना और बेन, मैं तो कह रहा हूं दोनों के पास समान संख्या में कंचे हो गए XX, लेकिन कब? जब एना ने एक कंचा बेन को दिया है, यानी उससे पहले इसके पास कितने थे? x+1, इससे पहले x-1। देखो अब बराबर हो जाएंगे कि नहीं? अगर वो एक अपना दे दे तो बस बात खत्म। इसके विपरीत यदि बेन एना को एक कंचा दे दे, अब बेन अगर एना को एक कंचा दे तो इसके पास x+2 हो जाएंगे और इसके पास x-2, और इन्होंने कहा है उसके पास बेन की तुलना में 3 गुना कंचे हो जाएंगे, ये 3x के बराबर है। तो 2x कितना आ गया? 8, यानी x आ गया 4। इसने क्या पूछा? इन दोनों के पास कंचों की कुल संख्या 2x है, तो वो 8 आ जाएगी, क्योंकि दोनों का मिला के 2x पूछा है, 8। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। M, N और S एक टैंक को 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में N और S को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है जबकि पाइप M को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया जाता है। देखो पहले तो ये क्या कह रहा है? N और S चले हैं, N और S कितनी देर के लिए चले हैं? 10 मिनट के लिए चले, मानते हो? फिर इन्होंने क्या बोला है? N को बंद कर दिया गया, M को खोल दिया गया, M और N चले। N को तो बंद कर दिया गया, M और S चले, M और S। इसके बाद टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया गया। लास्ट के 15 मिनट S ने काम नहीं किया, 15 मिनट S ने भी नहीं किया, M ने किया। अब सवाल में पूछ क्या रहा है? सवाल में कह रहा है कि तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना। बड़ा ही अच्छा सवाल था, बड़ा ही प्यारा सवाल था। अगर ये बीच वाली चीज निकल आए तो शायद बात बन जाएगी। एक तो ये कि मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया, 25, 50 और 100, तो मैंने कहा 100 एलसीएम आ गया। आप कह सकते हैं 25 चौका 100, 50 दूनी 100 और 100 एकम 100। अब मैं घटाने और हटाने वाला नहीं कर रहा हूं, उससे जल्दी ये वैसे हो जाएगा कि 10 मिनट में N और S कितना भर देंगे? 30 लीटर भर देंगे। और M 15 मिनट में कितना भर देगा? पहला है 15 चौका 60 भर देगा, तो 60 और 30 90, यानी इन्होंने 10 भरा है, 10। M और S भरते कितना है? M और S 5, तो इन्होंने 2 टाइम लिया होगा। अगर 2 इनका टाइम है और 10 और 15 25 और 2 27 लगे होंगे। कुछ था नहीं सवाल में, हलवा था, बस मैंने इसलिए बताया कि इसमें हटा के भी हम कर सकते हैं कि N और S को हटा दें पहले 10 मिनट के लिए और यहाँ पे S को ले आए, बट उससे गलती होने के चांसेस ज्यादा है। एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो टंकी को उतनी ही अवधि में भर देते हैं, यानी C बराबर है A+B के। ऐसा सेम सवाल मैंने 4 साल पहले भी कराया था एक क्लास में, वो भी आपको वीडियो का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिख जाएगा। और मैंने अभी जो टाइम
एंड वर्क रिसेंटली पढ़ाया उसमें भी ये सवाल कराया। दुख की बात है कि जो बच्चे देखकर ही नहीं गए, नहीं तो जो देख कर गए उन्होंने डायरेक्ट उत्तर मार्क किया। अब ये कह रहा है 3 पाइप हैं, ए बी और सी बराबर क्या है, ए प्लस बी। यही है ना। मैंने इसको माना कि ये x घंटे में टैंक को भरता है। अगर ये x घंटे में भरता है टैंक को, तो अब आप एक चीज समझना, पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर सकता है। दूसरा पाइप पहले की तुलना में 5 घंटे जल्दी से, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे। ये तीसरे की तुलना में 4 घंटे धीमे भरता है, 4 घंटे ज्यादा लेता है। बोलो। और ये इस पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी भरता है, यानी ये 5 घंटे ज्यादा लेता है, x प्लस 9। अब आपने एक ट्रिक पढ़ी है, सी अगर छुपा लें a प्लस बी x प्लस 4 x प्लस 9, तो x कितना आ जाएगा, √4 गुणा 9, 36 का मतलब 6। अगर ये 6 है तो पहला पाइप पूछ रहा था कितनी देर में भरेगा, 15 घंटे में भरेगा। मैंने भी उस सवाल में पहला पाइप पूछा था, मैंने भी उस सवाल में पहला पाइप ही पूछा था। एक टंकी 2 पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जाती है। वाह। एक पाइप ए, एक पाइप बी, ये 8 मिनट में भर रहा है, ये 10 मिनट में भर रहा है, एलसीएम आ जाएगा 40। ये 4 भरता है, ये 5 भरता है। आपने कहा कि कुछ देर पाइप में कचरा था, यानी यहां पे कचरा था, यहां पे नो कचरा था, यहां पे कचरा और यहां पे नो कचरा था। ठीक है। अब जब नो कचरा था तो 3 मिनट में टैंक भर गया था। 3 मिनट में कितना पानी आएगा, 5 + 4 9, 9 × 27 लीटर पानी आएगा। तो फिर बचा हुआ पानी कितना है, 13 यहाँ पे भरा गया है। अच्छा, यहाँ पे इनकी इफिशियंसी कितनी है, पहले वाला 5 की जगह 5/8 से भरता है, और दूसरा वाला 3/5 से भरता है, 4 की जगह 4 × 3/5। ये कितना आ रहा है जी, 13, और ऊपर 40 चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा जी, 5 × 5 = 125, और 8 × 32 थी 96, और 125 कितना होगा, 96 और 125, 6 और 5 11 का 1, हासिल 1, 221। मैंने कहा 221 तो 13 से सीधा कट जाएगा 17 बार, तो 40/17 टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 17 दूनी 34। तो कचरा जो रहा है वो 2 सही 6/17 मिनट तक रहा है। एक ही था, नीचे 17 आते एक ही ऑप्शन 17 वाला था। ऐसे कचरे वाले सवाल मैंने सेम कराया है, बताओ क्लास में, आप देखना। 39, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों खोले जाते हैं। जब टंकी 1/3 भर गई तो एक रिसाव विकसित हो गया। ये सेम टू सेम सवाल मैंने क्लास में कराया, सेम टू सेम। पाइप एंड सिस्टम की क्लास देखोगे तो पता चलेगा। एलसीएम आ गया 60, ये कितना भरता है 3, ये कितना भरता है 2। अब 1/3 टंकी का मतलब क्या है, 1/3 ऑफ 60, यानी 20 लीटर भर दी इन दोनों ने। तो कितने टाइम में भर दी, 3 और 2 इनकी इफिशियंसी है, 4 घंटे में भर दी। बोलो, 4 घंटे में भर दी, जिससे दोनों पाइपों द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल रहा है। अब देखो जो भरा, ये तो कौन भर रहा है, ए और बी भर रहे हैं। ए ये है और बी ये है, ठीक है। अब ए बी सी को भरना पड़ेगा, जिसमें सी खाली करता है। 40 लीटर भरना है। अभी ये जितना दोनों भरते हैं, 5 भरते हैं, इसका कितना पानी बाहर निकल जा रहा है, 1/4, यानी जा कितना रहा है, केवल 3/4। तो 3/4 का मतलब हो गया 5, ये तो बटे में आ रहा है उत्तर, कोई बात नहीं। 5 × 8 = 40, 8 × 32/3, यानी 10 सही 2/3 यहाँ पे टाइम लगेगा, और 4 घंटे यहाँ, तो 14 सही 2/3 लग जाता है। यही उत्तर है। समझना पड़ेगा, तेज चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर हम भी 50 मिनट में 150 मिनट लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे, आपको ये स्पीड लानी पड़ेगी। पाइप ए खाली टैंक को अकेले भरने में पाइप बी द्वारा लिए गए आवश्यक समय से 4/5 का समय लेता है पाइप ए। जब एक निर्गम पाइप सी को पाइप ए और बी के साथ एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में पाइप ए और बी को एक साथ खोलने में लगने वाले समय की तुलना में 4/5 अधिक समय लगता है। ये कह रहा है या तो ए बी और या ए बी सी। अगर जब मैं इस खाली करने वाले पाइप को लगाता हूं तो 4/5 अधिक समय लगता है, यानी कि मैं टाइम की बात करूं, यहाँ 5 लग रहा था तो यहाँ 5 और 4 9 लगता है। तो इफिशियंसी क्या होगी, यहाँ 9 और यहाँ 5। मैं ये कह सकता हूं कि सी यहाँ पे खाली कितना कर रहा हो, अगर ये 9 भरते थे और अब 5 भर रहे हैं, सी 4 खाली कर रहा है कि नहीं, बताओ। तो टोटल जो है, समझना मेरी बात को, इन्होंने क्या है, तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर 40, तो सी कितने में खाली करेगा। तीनों की इफिशियंसी कितनी आ रही है, इसकी अकेले की कितनी आ रही है, 4।
4 आ रही है कि नहीं, तो फिर टाइम क्या लगेगा, 4 और 5 लगेगा। यानी अगर ये तीनों 40 में भर रहे हैं तो ये 50 में खाली कर देगा, ये उत्तर है। कुछ करने की जरूरत हुई क्या इस सवाल में? मुझे नहीं लगता कि कोई कैलकुलेशन भी इस सवाल में थी। इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं था, हर लाइन के मतलब नहीं होते। 41, 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने विशी को 20 सेकंड की बढ़त दी और उसे 135 मीटर से हरा दिया। फिर वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी और उसे 8 सेकंड से हरा दिया। यानी मैं ये कह सकता हूं 8 सेकंड से हरा दिया। ठीक है, मैं ये कह रहा था अगर मैं ये देख रहा हूं इस बिसु का, तो ये 12 सेकंड अपनी बचा ले रहा है। पहले 20 सेकंड की बढ़त ले रहा था, अब 12 सेकंड अपने बचा ले रहा है। कब? जहां इसको 135 मीटर की हार मिल रही थी वहां हमने 189 मीटर की बढ़त दे दी। यानी कितने का अंतर आ गया, 4 और 5। यानी 9 सेकंड में 12 सेकंड में ये 54 मीटर दूरी चल देता भाई। इसने हमसे क्या पूछा है, 900 मीटर दूरी, तो मैंने 6 से भाग लगाया, 2 सेकंड में कितनी चलेगा, 9 मीटर। 900 चलानी है तो 200 सेकंड, 200 सेकंड का मतलब 3 मिनट 20 सेकंड। आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा ऐसे करके, जैसे मैं अगर जैसे मुझे यही सवाल, आप एग्जाम्पल देखना, मुझे ये सवाल किसी बैच में पढ़ाना होता, मुझे ये सवाल किसी बैच में पढ़ाना होता फॉर एग्जाम्पल, समझना, तो मैं कैसे बताता। अब देखो मैं कैसे बताता बच्चे को, मैं कहता देख भाई 900 मीटर की दौड़ है बेटा, और अतुल है एक बंदा और एक बंदा बिशु है, ठीक है। 900 मीटर की दौड़ है तो ये 900 मीटर की दूरी चलेगा, मैं उसको बताता बच्चे को। उसको मैंने क्या किया है, 20 सेकंड की बढ़त दे दी है। यानी मैं इसको तो टाइम टी दे रहा हूं, इसको टी प्लस 20 दे रहा हूं, लेकिन ये फिर भी 135 मीटर से हार जा रहा है। इसमें से 135 घटाता मैं तो ये आता 765, जबकि जरूरत नहीं है, बट मुझे बताना पड़ता है ऐसे बच्चे को अपना कंसेप्ट समझाने के लिए। फिर वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दे दी। यानी अब इसको कितनी दूरी चलनी है, 711 चलनी है। तो ये 8 सेकंड से हार गया। यानी इसने अभी भी टी टाइम लिया है 900 में, इसने अभी भी टी टाइम लिया है, बट ये 8 सेकंड से हार गया, इसको टी प्लस 8 चाहिए। तो मैंने देखा कि ये टी प्लस 20 में इतना चलता है और टी प्लस 8 में इतना। यानी अगर 20 सेकंड यहाँ कम ले रहा है, 12 सेकंड, तो इसको दूरी भी यहाँ पे 54 मीटर कम चलनी पड़ रही है। तो ये 12 सेकंड में 54 मीटर चलता है, 9 मीटर चलता है ये 2 सेकंड में। अगर इसकी स्पीड पूछते तो 4.5 मीटर पर सेकंड आ जाती। हमें 900 पूछा था तो 200 सेकंड यानी 3 मिनट 20 सेकंड उत्तर आ जाएगा। बट आपको ऐसे सोचना सीखना पड़ेगा मेरी तरह। एम और एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, वे विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से 5 AM को चलना शुरू करते हैं। एम और एन क्रमशः से 5 चक्कर प्रति घंटे और 2 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। वे उसी दिन, अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। उसकी स्पीड कितनी है, 5 प्रति घंटे, उसकी स्पीड कितनी है, 2 प्रति घंटे। यानी अगर मैं टाइम निकालूं तो आपने कहा कि जी ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे चल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस 1 चक्कर, ये इनके बीच की दूरी 1, और इनकी स्पीड कितनी है, उसकी 5 चक्कर, उसकी 3 चक्कर। यानी स्पीड आ गई 5 और 2 चक्कर। यानी स्पीड थी तो टाइम आ गया एक बार मिलने का 1/7। यानी 1/7 घंटे बाद मिलेंगे, हर 1/7 घंटे बाद मिलेंगे। अगर ये हर 1/7 घंटे बाद मिलेंगे तो 1.5 घंटे में कितना मिलेंगे। यहां से मैं ये कह सकता हूं 1 घंटे में 7 बार मिल रहे हैं, तो अगले आधे घंटे में हाफ एन आवर और 3.5 बार मिलेंगे। लेकिन 3.5 बार कौन मिलता है किसी से, यानी 3 बार ही मिलेंगे, तो 1.5 घंटे में। बहुत सिंपल था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब पता है आप कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूं इस सवाल में 10 बार। आप पता क्या करोगे, दूरी मानोगे। क्यों माननी है दूरी, आप बताओ। दूरी मीटर में मान के, क्या स्पीड मीटर में दी है, किलोमीटर में मान के किलोमीटर में दी है, एक्स में मान के एक्स में दी है, दूरी किस में दी है, चक्कर में दी है। तो मैंने कहा 1 चक्कर दूरी है इनके बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी को ही मैंने 1 चक्कर कह दिया। गलत कहा है तो आप बताओ, जिसमें स्पीड दे रखी होगी उसी में तो दूरी। आप क्या करोगे, पहले दूरी मानोगे, फिर उस दूरी को ही चक्कर में बदलोगे। ऐसे नहीं होता भाई, फिर चक्कर लगाते रहोगे सीजीएल के बैक टू बैक। सीमा 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर घूमती है, जबकि प्रिया 8 चक्कर प्रति घंटे की दर से इसी मैदान के चारों ओर घूमती है। वे दोनों 11:54 पर एक ही स्थान से चलती हैं, दिशा में बढ़ना शुरू करती हैं। वे दोनों पहली बार एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे, ये बताना है। देखो भाई, अब जब पार करने की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या है, कोई बच्चा बता सकता है इसका मतलब क्या है जब पार करने की बात आ रही है। अब ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ऐसे ऐसे सेम डायरेक्शन में, ऐसे पीछे से पार करेगी, तो टाइम बताना है।
स्पीड का अंतर आ जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो कितना है स्पीड का अंतर? उसकी 8 स्पीड है, उसकी 3 स्पीड है, एक चक्कर। अरे एक चक्कर ही मान लिया ना हमने, उनके बीच की दूरी को पहले ही क्या मान लिया कि वो एक चक्कर पे है, सर्कुलर ट्रैक है ना। तो 1/5 घंटे उत्तर आ गया। 1/5 घंटे का मतलब क्या हो गया? 12 मिनट। 12 मिनट का मतलब 11 पे चली थी, 12:06 पे मिल लेंगी। कोई बड़ी बात है क्या जो मैंने किया है? आप मुझे बताओ। मैं डिस्टेंस क्यों मानूं जब डिस्टेंस मेरी चक्कर में दे रखी है? तो यार एक नाविक 30 किलोमीटर दूर एक स्थान तक जाता है, वापस आता है, जिसमें 14 घंटे लगते हैं। उसे पता चलता है कि धारा के साथ 10 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है। ये सवाल मैंने सेम टू सेम कराया है बोट एंड स्ट्रीम में। उतना ही समय लगने का मतलब क्या है? समय सेम है यहाँ पे, और अगर समय सेम है यहाँ पे तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस का रेशियो आप कह रहे हो 10 और 4 का है, तो ये स्पीड का हो जाएगा सेम 5/2। बोलो अब ऊपर में क्या कह रहा है? सेम दूरी चलता है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है ऊपर। और मुझे इतना भी मालूम है कि स्पीड का रेशियो कितना है मेरा? 5/2। तो टाइम का कितना होगा? 2/5। टोटल टाइम 14 घंटे है और मेरा आ रहा है 7। 7 की वैल्यू अगर 14 घंटे है भाई, तो मैं कह सकता हूं यहाँ 4 घंटे जाने में लग रहे थे और 10 घंटे आने में। कोरिया का बच्चा बता सकता है अगर 4 घंटे में कोई 30 किलोमीटर जा रहा था तो भैया x + y 30/4 यानी 7.5 होगी। और 10 घंटे में कोई 30 किलोमीटर जा रहा था तो x - y 10 × 30 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। धारा की चाल बतानी, इसमें से इसको घटा दें। आपने कहा घटा दो, तो 2y कितना आ जाएगा? 4.5। y कितना आ जाएगा? 9/4। 9/4 का मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेम सवाल कराया मैंने, बस वहां 30 की जगह 42 था, 14 की जगह 7 घंटे थे भाई। देख लेना जाके नोट्स में। 45। एक चोर 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक निश्चित गति से अपनी बाइक चलाता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करने लगती है, उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर दौड़ता है तो पुलिस की गति। इतना सरल सवाल है। एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछ रहा हूं बस मैं ये कह रहा हूं चोर ने दूरी कितनी चली है? चोर ने, तो तुमने कहा जी चोर ने चली है 1500 मीटर। कह सकता हूं मैंने कहा पुलिस को कितनी चलनी पड़ेगी उसी टाइमिंग में, तो आपने कहा कि जी 250 ज्यादा चलनी पड़ेगी, 1750 चलनी पड़ेगी। 0 से 0 काटी, 25 से भाग करूंगा, 25 छक्के 150। यानी ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो है बेटा, और टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा। अगर इसकी 70 है तो इसकी 60 होगी। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं सेम टू सेम या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए क्लास में या नहीं, बस मुझे इतना बता दो। ये कठिन सवालों में आए हैं, कठिन में है ये सब। एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे थे। गुलबहार के 6 पौधे हैं। गुलबहार और पौधे कितने हैं? 6। प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार के 3 नए पौधे उगाता है प्रत्येक वर्ष, और वह पहले वर्ष चमेली के 26 पौधे हैं। ये कैसा सवाल है? ओ मेरी चमेली, कितने पौधे हैं? 26 पौधे हैं, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। अब देखो इसमें 2 खत्म होंगे तो 24 रहेंगे, फिर 2 खत्म होंगे तो 22 रहेंगे, इसमें 3 बढ़ेंगे तो फिर 9, फिर 3 बढ़ेंगे तो फिर 12, फिर 3 बढ़ेंगे तो 15, और फिर 3 बढ़ेंगे तो 18, इसमें फिर 2 कम होंगे तो 20, और फिर 2 कम होंगे तो 18। यानी कितने साल बाद इसने कहा बराबर हो जाएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ये मौखिक करने वाला सवाल था। इसमें कई लोग CI लगाने लगेंगे, सक्सेसिव लगाने लगेंगे, और जहां सक्सेसिव लगाना था अंडे वाले सवाल पे वो तुमसे लगा नहीं, जहां परसेंटेज पे लगाना था वो लगा नहीं, यहां लगा लो सक्सेसिव तुम सारा का सारा। 45। एक कैफे में रमा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 में पेय खरीदे। उनमें से कुछ को कॉफी चाहिए थी जबकि अन्य को काली चाय। यदि एक नियमित कॉफी की कीमत 40 रुपए और एक नियमित काली कप की चाय कीमत 30 रुपए, तो ज्ञात करो उसे कितने कप चाय खरीदी। भाई ये 2 चीजें खरीद रही है, कॉफी और चाय। मैं एलिगेशन लगा देता हूं, अगर 7 के 7 कप कॉफी के होते तो 7 चौक 28, 280 रुपए देने पड़ते, और अगर चाय के होते तो 210 देने पड़ते, बट रुपए देने पड़े हैं 240। लगाया होगा आपने भी एलिगेशन। तो ये 50 और ये 30, यानी 3-5 का रेशियो आ गया। बड़ा गंदा नहीं आ रहा रेशियो? 40 आएगा यहाँ। 40, वही मैंने कहा ऐसा गंदा कैसे आ सकता है? 40 यानी 4 और 3 कप हो गए। तो इसने क्या पूछा है? चाय कितनी खरीदी थी? 4 कप। एक लाइन में हो गया एलिगेशन से, कुछ करना ही नहीं पड़ा।
तीन अम्लों ए, बी और सी की सांद्रता 20%, 30% और 40% में निर्दिष्ट की गई है। इन्हें 3:5 ए के अनुपात में मिश्रित किया गया, जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त हो। एक बात बताओ, बीच वाला तो 30% ही है और मिला के भी 30% है, यानी इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस 5 को तो भूल जाओ, 30% को भूल जाओ। यानी अब एक तो ऑलरेडी 30 है, ये मैंने 30 बना के रख दिया। अब अगर इन दोनों को भी 30 बना के इसमें मिला दूं तो 30 बन जाएगा ओवरऑल। तो मैंने कहा भाई ये 20 है और ये 40 है, यानी मिला के टोटल अगर देखें, ये 20 दिया कितना हो गया, 60% है। 60 है, या एलिगेशन लगा लो, एलिगेशन लगाना चाहो तो लगा लो, वैसे जरूरत नहीं लग रही मुझे तो। मैं तो ये कह रहा हूँ 20% वाला आप कह रहे हो कि जी 3 ले लिया मैंने, ठीक है, और 40% वाला आप कह रहे हो जी मैंने ए ले लिया, ए। अब आप कह रहे हो कि जी इन दोनों का मुझे 30% बनाना है। इन दोनों का मुझे कितना बनाना है जी, 30%। ये 20 है और ये 40 है, तो इसको किस अनुपात में लें कि दोनों का 30% बन जाए। मजा आ गया जी। तो आपने कहा कि जी एलिगेशन लगा दो, तो आपने कहा ये 10 बचेगा और ये 10, यानी इक्वली लेना पड़ेगा, ये भी 3 लेना पड़ेगा। यही उत्तर है। 2 में ही एलिगेशन लगाना पड़ा, पूरे की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों को आप खुद देखो यार, अगर ये 20 है और ये 40 है, समझना ये 20 और ये 40, और आपको इसका एवरेज लगाना है। एवरेज ही इसका 30 आ सकता है, एवरेज तभी आ सकता है जब दोनों को इक्वल लेना पड़ेगा। बड़ा अच्छा। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट बात थी कि आप 30 को हटा पाए। ऐसा मैंने सोने वाला सवाल कराया था मिक्सचर में। एक 250 केजी 300 केजी मूल्य के 2 प्रकार के चाय के पाउडरों को तीसरे के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का मूल्य इतना है, तो तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर का मूल्य क्या है। देखो पहले दोनों तो इक्वल है, तो पहले दोनों इक्वल है, मैंने दोनों को मिला दिया, 2-2 हो गया, इक्वल आ गया दोनों 2-2। और इसका एवरेज कितना आ गया, 300 और 250 का एवरेज कितना आ जाएगा, 550 का आधा कर लेते हैं, तो 500 का आधा 250, 275, ये 275 है। अब आप बताओ ओवरऑल 350 है, 350 यानी सम 700 होना चाहिए दोनों का। तो मैंने कहा 700 होने के लिए इसको कितना होना चाहिए, आपने कहा 425 होना चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल है ना, तो एवरेज होगा, ये एवरेज ही तो होगा दोनों का, तो 425 उत्तर आ गया। अरे भैया कुछ सोचने की जरूरत हो तब तो बात है। 50वां, ये सवाल मुश्किल लग रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें कि 2 बिस्किट प्लस 1 चॉकलेट, मैं इसको सी लिखूंगा चॉकलेट को, बराबर 69। 2 चॉकलेट और कप को मैं लिख रहा हूं पी, 3p बराबर 127। उसके बाद ये कह रहा है 3 बिस्किट प्लस 5 चॉकलेट प्लस 5 कप बराबर, नहीं 2 कप, 3 बिस्किट 4 चॉकलेट, 3 बिस्किट 4 चॉकलेट प्लस 2 कप बराबर 229। अच्छा सवाल में हमसे क्या पूछा है, 5 बिस्किट 5 चॉकलेट 2 कप। तो मैंने एक चीज तो देखी कि अगर इन दोनों को जोड़ के लिख रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि 5 बिस्किट 5 कप और प्लस 2 कप 5 चॉकलेट 2 कप, ये मिला के कितना आ रहा है, 9 9 18 का 8, 298। अब देखिए यहाँ पे 2 पूछा होता तो सीधे उत्तर बता देते 298, यानी अब हमें कप चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब हमें कप चाहिए, कप कैसे निकालेंगे, क्योंकि कप अगर इसमें 3 जोड़ दें तो बात बन जाएगी। तो आपने कहा कि जी इसमें से इसको घटाएं 2 से गुणा करके, मैंने कहा हटा लेते हैं, 4b 2c बराबर 7 दूनी 140 138। आपने इसमें से इसको घटा दिया तो 2c से 2c कट जाएगा, ये आ जाएगा जी 4b माइनस 3p बराबर 11 आ जाएगा। 11 इसमें से घटेगा तो 11 ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज और, मैंने कहा और क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा अगर इसको 4 से गुणा कर दें भाई, 2 से गुणा कर दें इसको 2 से, फिर घटाएं, क्योंकि 2 से गुणा करके फिर c कट जाएगा। तो आपने कहा इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4c प्लस 6p बराबर 254, ये आएगा। मैंने इसमें से इसको घटा दिया, 4c से 4c कट गया, 3b, एक तो 3b है, जब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, c 4c से 4c कट जाएगा, 2p में से 6p जाएगा तो माइनस का 4p बचेगा, 4p। देखो हमें p चाहिए तो मैं पहली इक्वेशन को गुणा कर रहा हूं, और इसमें से इसको घटाया है ना तो -25 आएगा, ये और गड़बड़ है, -25, कोई बात नहीं।
मैंने इसको 3 से गुणा किया, 3 चौक 12 भी, एक मुझे यही सवाल लेंथी लगा, 3 तिया 9 पी बराबर, आपके पास कोई ट्रिक बने इसकी तो जरूर बताइएगा, 9 पी बराबर 33। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। 4 से गुणा किया तो 4 तिया 12 भी, 4 चौक 16 पी बराबर 25 चौका 100। मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो 7 पी कितना आ रहा है 133, पी कितना आ रहा है 19। मुझे इसमें 3 पी जोड़ना था तो मैंने 57 जोड़ दिया, जैसे ही मैं 57 जोड़ रहा हूँ ये 5 पी आ गया और ये 355 उत्तर है। यही इस सवाल का उत्तर था। 50 सवालों का खात्मा कर दिया हमने एकदम। ये सवाल अच्छा पूछा गया पेपर में। इसमें देखिए कई लोगों को ये डाउट था, जैसे इन्होंने कहा है ना कि 15 सेब, ध्यान से समझना, 15 एप्पल प्लस 12 ऑरेंज बराबर 447 है, समझना। देखो मैं ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे x प्लस वाई 8 है, आप नहीं बता सकते कि x और y कितना होगा, नहीं बता सकते, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि 2x प्लस 2y 16 होगा, ये कह सकते हो आप। मैं आपसे कहूं कि क्या ऐसा हो सकता है 2x प्लस या माइनस 3y 18 हो, तो आप कहोगे हो सकता है, इसमें कोई बुरा नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 3x प्लस 3y बराबर 25 है, तो आप गुस्सा हो जाओगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 3 अट्ठे 24 हो सकता था, ये बिल्कुल गलत है। तो इसने यही पूछा है, ये दे के कह रहा है ये सही है, ये सही है, ये क्या है, ये गलत है, बस इतनी सी बात थी। इस सवाल में आप देखो ध्यान से, ये कह रहा है इसमें कौन सी बात सही नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इसको 3 से काट लूं, 3 पंजे 15, 5 3 चौक 12, 4 ऑरेंज बराबर 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 नीम 27, ये आ गया। आपने कहा 7 से गुणा करोगे तो 7 नीम 63, नहीं 3 से भाग किया है ना, ठीक है सही था, 12 संतरे थे, 3 ए था, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 नीम 27, ठीक है 149। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 25 एप्पल और 20 ऑरेंज की कीमत क्या होगी। 25 5 से गुणा किया तो 745, बिल्कुल सही है, हो सकती है। 10 एप्पल और 13 ऑरेंज, अब देखो कई लोगों को यही डाउट हो गया कि 10 एप्पल और 13 ऑरेंज, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया 2x माइनस 3y, ये भी सही है। 12 एप्पल और 8 ऑरेंज, ये भी हो सकता है 340। लेकिन मैंने कहा अगर आप 35 एप्पल यानी 7 पंजे 35 ए कर रहे हो और 7 चौक 28 ऑरेंज कर रहे हो, तो भैया 7 नीम 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34 का 4 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1043 होना चाहिए था, 29 नहीं हो सकता, ये गलत है। और ये इस सवाल का सही उत्तर था। फिर अच्छा सवाल था। 52 क्या कह रहा है कि अक्षरा और सिद्धार्थ क्रम से 8 और 10 की स्थिति थे। ये सवाल हमने पहले पेपर में करवाया है, कोई नया नहीं था, सेम टू सेम सवाल करवाया है कि एक बंदा अक्षरा है और एक सिद्धार्थ है, ठीक है। सिद्धार्थ की स्पीड ज्यादा है, 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं पी और क्यू से, 72 किलोमीटर की दूरी। अब सिद्धार्थ यहां जाएगा और फिर वापस आके यहां अक्षर को मिलता है। कहां से मिलता है, पी से आर की दूरी पूछ रहा है, जहां पे ये मिलता है पी से आर। इनकी स्पीड कितनी आपको पता है, टाइम सेम होगा, मिलने का टाइम हमेशा सेम होता है। तो मैं आपसे बस इतनी सी बात कह रहा हूं, इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, तो आपने कहा 4/5 है, तो मैंने कहा डिस्टेंस का आपने कहा यही होगा 4/5। अच्छा दोनों मिला के कितनी दूरी चलेंगे, आपने कहा ये और ये मिला के 2 बार 72 चल देंगे, यानी जो टोटल दूरी है 9, इसकी वैल्यू 144 है। तो पहले वाला बंदा कितनी चलेगा, 9 से 16 चौका 64 चलेगा, ये 64 ही चल पाएगा। और यही पूछा है पी की दूरी आर से, 64 उत्तर आ जाएगा। अगर ये वाली पूछता तो 12 किलोमीटर बोल देते, कुछ था ही नहीं सवाल में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ मेंस के बैच में मंडे से। अगर आप मेंस के बैच में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। मेंस की बैच की फीस भी खत्म कर दी गई है, आप देख सकते हो। ये हमारे मेंस के बैच हैं। कौन कौन पढ़ा रहा है इस बैच में, ये मेंस के बैच है। आप इंडिविजुअल मैथ्स का भी ले सकते हो अगर लेना चाहो, या फिर इंग्लिश में अंकुल सर आप जानते हो कितने जबरदस्त हैं, क्योंकि मेंस में 390 नंबर टारगेट कर लो। हमारे बच्चों के प्री में 182 193 तक आए हैं। सोचो इतना मुश्किल पेपर में अगर आप ये टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो ये फ्री टेस्ट सीरीज है, ये फ्री कंप्यूटर कोर्स है। अगर आप प्री की तैयारी करना चाहते हो तो ये मेरा तो मैथ्स स्पेशल बैच है, जिसमें 0 to टॉप यही सब तरीके सिखा रहा हूं। और अगर आप कंप्लीट बैच में आना चाहते हो तो फाउंडेशन 6.0 जिसको शुरू हुए थोड़ा टाइम हो गया, इस बैच में आप हेल्प 50 कोड लगा के 7 अक्टूबर तक आ सकते हो। डन, आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवालों की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखिए 53। एक कमरे में कुछ कुर्सियां और कुछ व्यक्ति हैं, प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती।
यानी एक बात बताओ, अगर हर कुर्सी पे एक आदमी बैठा है और एक आदमी के लिए कुर्सी नहीं बची है, यानी कुर्सी कम है, आदमी ज्यादा है, एक आदमी ज्यादा है, ये बात तो तय हो गई। अब ये कह रहा है प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रह जाती है, एक कुर्सी खाली रह जाती है। अगर प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठे, अब x कुर्सी है तो मैं कह रहा हूं एक कुर्सी खाली रह जाती है, आप कह रहे हो तो x-1 पे बैठे हैं और उस पर 2-2 आदमी बैठे हैं और ये आदमियों की संख्या है, तो आपने कहा यहां से x कितना आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। 2x-1, 2 और 1 3। एक कुर्सी, कमरे में कुर्सियों की संख्या कितनी है यही पूछ रहा है, 3। अब प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो एक कुर्सी खाली रहती है, तो एक कुर्सी मैंने कम की और ये इतना 2 और ये आदमियों के बराबर रख दिया, तो x कितना आ गया, 3। तो एक कमरे में कुर्सियों की संख्या पूछ रहा है 3, ऑप्शन में है, तो ठीक है, यही उत्तर हो गया। आदमी पूछता तो 4 हो जाते। सामग्रियों ए वाले में समान, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा, समान विलयन का मतलब क्या होता है? समान क्षमता नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर समान विलयन दिया है इसका मतलब है कि उसमें सांद्रता सेम है ए और बी की। अगर मैं इस सवाल को करूं तो 21 से भाग लगाऊं, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 से कितनी बार कटेगा, 21 बार, और फिर 3 से 3 चौक 12, 3 सत्ते, यानी 4-7 का अनुपात है भैया। अगर 4-7 का अनुपात है ए और बी का, तो मैं कह सकता हूं तो 11 की वैल्यू है, एक की कितनी होगी, 108। हमसे 7 की पूछ रहा है, 7-8 56, 756 उत्तर है। अच्छा सवाल था, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सवाल ही नहीं समझ में आएगा बच्चों को। समान विलयन का मतलब है ए और बी का अनुपात समान है। 12 संख्याओं का औसत 48, ऐसे सवाल भर भर के कराए थे एवरेज में, फिर भी नहीं हो पाया, दुख की बात है। फिर से बता के जा रहा हूं, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो भैया 12 संख्याओं का औसत 48, हर संख्या को 48 मान लो। अगली 5 संख्याओं का औसत 45, उससे अगली 4 संख्याओं का औसत 52। अब 3 संख्याएं बच गई, तो मैंने कहा वो 3 संख्याएं 48-48 हैं, 3 गुणा 48। आपने कहा लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे एक संख्या को 3 कम कर लिया और 5 संख्या 15 कम कर लिया, वो 15 इनको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने 4 बढ़ा लिया, 4 संख्याओं को 16 इनको मिला, तो 16 इनसे छिन जाएगा। अब ये 3 लोग हैं जिसमें क्या क्या है, 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 10वीं को मैंने x माना 10th, तो 11वीं से 10 कम है, यानी 11वीं x + 10 है, बोलो 11th। अच्छा 12th से 5 अधिक है, यानी 12th 5 कम है, x - 5, तो मैं कह सकता हूं ये 3x और 5 इधर, और इधर कितना होगा, 3 गुणा 48। कैलकुलेशन देखना, ये -1 है और इधर से -5 आएगा तो -6। मैंने देखा x आ जाएगा, 48 में से 2 46 आ गया x। x अगर 46 है तो इन्होंने पूछा क्या था, 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज पूछा था, इन दोनों का एवरेज, तो 2x + 2.5 है, x + 2.5, एवरेज कितना है, x + 2.5, तो 46 + 2.5 48.5। हमने 55 सवाल करे हैं, जितनी कम से कम समय में हो सकते थे उसको खत्म करने की कोशिश की है, अपने अंदाज में बताया, आपसे कोई बात नहीं की। आपसे हमारे 30 सवाल भी ऐसे रहेंगे। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, मैं मानता हूं आपको समझ में नहीं आया होगा, बट आप समझो कि आपको ये सब तरीके सीखने हैं। ये कोई मैं बैच की क्लासेस नहीं ले रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपको ऐसे तरीके आते हैं, नहीं आते तो आप अपना मेंस भी सोचिए मत, आगे आने वाला प्री भी मत सोचिए, आप सीखिए तरीके, टाइम लगेगा, दिन रात दीजिए गणित को। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना।